गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक। तो इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज का लेक्चर है उपसह संयोजन संख्या। ठीक है बच्चों, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उपसह संयोजन संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम समन्वय संख्या भी है और इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक उपसह संयोजन संख्या। किसी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड्स के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है उस संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ये आपकी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन इससे पहले के लेक्चर आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप समझ पाओगे कि उपसह संयोजन यौगिक क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है और लिगैंड क्या है। उसी से आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। मैं अगर आपको एक्सप्लेन भी ना करूँ ना इसके बारे में, तो जिन्होंने पहले के लेक्चर देखे हैं वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ के ही समझ गए होंगे कि उपसह संयोजन संख्या एक्चुअल में क्या होती है। यदि आप लोगों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा। वैसे मैं एक बार समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल लेके कि उपसह संयोजन यौगिक, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड क्या क्या है। ये एक कंपाउंड है, तो अगर हमें देखना है ये उपसह संयोजन यौगिक है या नहीं है, तो हमें इसको डीएसोसिएट करना पड़ता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी इसको जल में घुलना पड़ता है। यदि ये जल में घुलकर सिंपल आयन के साथ साथ क्या दे दे? कॉम्प्लेक्स आयन भी दे। ठीक है बच्चों, अगर बाय डेफिनेशन वीडियो चाहिए तो चैनल में है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी। तो जो कंपाउंड सिंपल आयन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स आयन भी देते हैं उन्हें उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको नॉर्मल भी समझना है ना, तो जिस भी कंपाउंड में आपको एक ब्रैकेट दिख जाए उसका मतलब ही क्या होता है? उपसह संयोजन यौगिक होता है। ठीक है, तो जब ये डीएसोसिएट होता है तो के पर कितना चार्ज होता है? +1। तो यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है ना, ये पार्ट ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। और इधर 4+ है तो इधर कितना हो जाएगा? 4- हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये तो सिंपल आयन है और ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है जटिल आयन है, तो दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या है? आपका उपसह संयोजन यौगिक होता है। अब ये जो उपसह संयोजन यौगिक है इसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे इसके आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक है सिंपल आयन और एक है कॉम्प्लेक्स आयन, अर्थात एक है ब्रैकेट के बाहर और एक है ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट का जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आयनिक मंडल। क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल। ओके, या फिर आयनिक परिसर भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में काउंटर आयन बोल देते हैं। एक पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है समन्वय सत्ता या फिर उपसह संयोजन परिसर। ठीक है, क्या बोल सकते हो दूसरा नाम? उपसह संयोजन परिसर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं आपकी। एक तो होता है केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा होता है लिगैंड। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु किसी भी यौगिक में सिर्फ एक हो सकता है और लिगैंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये Fe है, आप इसको अच्छे से जानते हो, ये क्या होती है? आपकी आयरन। और आयरन क्या होती है? धातु ही होती है। तो इसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है बच्चों, जो भी आपको धातु दिखे और वो फर्स्ट नंबर पे ही लिखी मिलेगी आपको, तो वही क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। और जो उसके साथ अटैच है वो कौन है? वो है आपका लिगैंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिगैंड है जिसका नाम है Cn और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? Fe। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि मैंने कई बार ऐसा ही एग्जांपल लिया है जिसमें एक ही लिगैंड है, तो मैं अपने पास से ये लिख रही हूँ CONH3 की होल Cl2, मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने अपने पास से लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो C है ये क्या है? कैपिटल है और O स्मॉल है। दैट मीन्स ये कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट क्या होता है हमारा? कोबाल्ट होती है मेटल, डी ब्लॉक में आती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको आइडिया नहीं है, देखो अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मेटल है। और नहीं भी पता ना, जो फर्स्ट नंबर पे है वही मेटल है। ठीक है, तो बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये वाला और ये वाला, तो बोथ आर डिफरेंट। ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है। ठीक है, CO क्या है? कार्बोनिल। C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, तो कार्बोनिल है। C कैपिटल, O स्मॉल, तो कोबाल्ट है। ओके,
NH3 की होल ट्वाइस, इसका नाम मैंने आपको बताया था, अमोनिया नहीं भूलना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये एज अ लिगेंड वर्क कर रहा है तो इसका नाम होता है अमाइन। तो ये एक लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड है कार्बोनिल, और ये तीसरा लिगेंड है क्लोरो, ठीक है बच्चों। तो लिगेंड की वीडियो जरूर देख लेना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी IUPAC में। ओके बच्चों, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब दोबारा एक बार परिभाषा देखते हैं, इससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये लिगेंड है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ CM, दैट मीन्स सेंट्रल मेटल, एंड इसके ऊपर लिख दिया मैंने L फॉर लिगेंड, ठीक है बच्चों। ये पता ही है आपको, काउंटर आयन है, और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो किसी उपसह संयोजन यौगिक में, कोई उपसह संयोजन यौगिक होता है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंड के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाएगा, वो जो बंधों की संख्या है ना, जितने बॉन्ड्स होंगे, उसी को क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ। मैंने बताया था जब ये डीएसोसिएट होता है, मैं एक बार लिख देती हूँ, ये K4FeCN6, और जब ये डीएसोसिएट होता है तो ये K+, ठीक है बच्चों, और साथ में FeCN6, जिसके ऊपर चार्ज होता है कितना, 4-। क्यों, क्योंकि ये 4+ है तो इसको 4- होना पड़ेगा, तभी इनका समीशन 0 हो पाएगा। क्योंकि कोई भी जो यौगिक होता है, चाहे वो आपका उपसह संयोजन यौगिक हो या कोई भी यौगिक हो, उस पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब हम इस वाले पार्ट की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो नाम से क्या पता चल रहा है कि इसको केंद्र में रखना है, और CN कितने हैं, 6। तो बच्चों CN को ऐसे लगाना है, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक है, ऐसे एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो CN को लगाना है ऐसे, ओके। अब आप ये मत बोलना कि मैम आपने उल्टा लिख दिया NC, बच्चों ये सीधा है, ठीक है, मैंने सीधा लिखा है। क्यों, जो आयरन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, वो CN के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, और CN में भी किसके साथ, C के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आयरन का बॉन्ड मुझे किसके साथ दिखाना है, C के साथ ही तो दिखाना है, क्योंकि वो C के साथ बना रहा है। N के साथ बनाएगा तो N के साथ दिखाएंगे। तो समझ में आया, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, वो उल्टा नहीं होता, ये ही सीधा होता है, अदरवाइज जो आप लिखते हैं वही उल्टा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने बना दिया, और ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर 4- लिखेंगे। बॉन्ड कौन सा बनता है, उपसह संयोजन बंध। तो मैंने उसको बताया था, इस तरीके से दर्शाते हैं उपसह संयोजन बंध को। अब ये जो तीर है ना, ये किधर को लगता है, ये धातु परमाणु की तरफ लगता है। क्यों, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं धातु परमाणु को। इस तरीके से ये बॉन्ड बनते हैं। तो आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, कितने बॉन्ड हैं, ये 6 बॉन्ड हैं। कितने हैं, 6 बॉन्ड बन रहे हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको मैं CN लिख सकती हूँ ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। आपको समझ में आया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। इसमें Fe की जो उपसह संयोजन संख्या है वो कितनी है, 6 है बच्चों। हमेशा उपसह संयोजन संख्या किसकी निकालते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है ना, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नोट है। तो इस पर मोस्ट IMP लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं है, बॉन्ड गिन के बता दोगे। आपको तो ये चीज़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिख गया हमें CN कितने हैं, 6 हैं। तो दैट मीन्स Fe का उपसह संयोजन संख्या 6 है। लेकिन हर किसी यौगिक में इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले नोट पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। उपसह संयोजन संख्या किसके बराबर होती है, लिगेंड की संख्या मल्टीप्लाई दंतुकता, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, जिसको आपको याद रखना है। तो उपसह संयोजन संख्या किसके बराबर निकली, लिगेंड की संख्या के बराबर नहीं है वो, उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको दंतुकता की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे Fe के साथ CN कितने हैं, 6 हैं। तो हमने तो डायरेक्ट 6 लिख दिया, हमने तो दंतुकता की मल्टीप्लाई की ही नहीं। तो बच्चों ये जो CN होता है ना, ये एक दंतुक लिगेंड होता है। मैंने आपको पहले ही लिगेंड में बता दिया था, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक क्या होते हैं। तो जो CN होता है वो एक दंतुक लिगेंड होता है। तो CN की दंतुकता 1 है, तो अगर आप 6 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 6। तो बहुत सारे लिगेंड होते हैं जो एक दंतुक होते हैं, कुछ होते हैं द्विदंतुक, कुछ होते हैं त्रिदंतुक। तो मैंने आपसे कहा था आप द्विदंतुक, त्रिदंतुक, बहुदंतुक वाले याद कर लीजिए, आपको एक दंतुक याद करने की जरूरत नहीं है। द्विदंतुक, त्रिदंतुक और बहुदंतुक के अलावा जो भी आपको लिगेंड दिखे तो उसको आपको एक दंतुक ही मानना है, ठीक है, वो एक दंतुक ही होगा। मैं एक बार एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक के बारे में और बता देती हूँ।
तो एक बार और समझ लेते हैं एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक, त्रिदंतुक और बहुदंतुक क्या होते हैं। तो जो द्विदंतुक लिगैंड होते हैं ना, एक तो EN याद करना है और एक याद करना है ऑक्सलेट C2O4। तो ये दोनों कैसे होते हैं, द्विदंतुक, यानी इनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं। त्रिदंतुक में होता है आपका एथिलीन ट्राईएमीन, ठीक है, क्या होता है, एथिलीन ट्राईएमाइन। और बहुदंतुक में होता है EDTA। तो बाकी जो भी आपको दिखे ना, CN, CL, BR, ठीक है, OH, जो भी इस तरीके के लिगेंड हो ना, वो सबको आपको एक दंतुक मानना है, यानी जितने लिगेंड होंगे वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या है। लेकिन अगर लिगेंड द्विदंतुक है या फिर त्रिदंतुक है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब उसको समझते हैं। तो इनको याद कर लेना है आपको, जो मैंने लिखे हैं केवल इनको याद कीजिए, ये अपने आप याद हो जाएंगे। अगर इनके अलावा कोई भी दिखे तो उसको एक दंतुक मान लेना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया है, EN जिसका नाम होता है एथिलीन डाईएमाइन, और ये आपका ऑक्सलेट, ये द्विदंतुक होते हैं, त्रिदंतुक एथिलीन ट्राईएमाइन और बहुदंतुक EDTA। तो यदि इसकी जगह मान लो EN होता, EN फॉर एथिलीन डाईएमाइन, और वो कैसा होता है, द्विदंतुक होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे EN होता, तो 6 EN है यहाँ पर। फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं कि हमने CN को EN से रिप्लेस कर दिया, यानी एथिलीन डाईएमाइन से, तो 6 है। तो उस केस में Fe की उपसहसंयोजन संख्या बच्चों 6 नहीं होगी, क्योंकि वो कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक। और हमारे पास जो नोट है, इस नोट को चाहे आप फॉर्मूला माने कुछ भी माने, उपसहसंयोजन निकालने के लिए लिगेंड की संख्या में दंतुक 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो CN के केस में तो एक दंतुकता होती है, बट EN के केस में कितनी हो जाएगी, 2। तो 6 दूनी 12, यानी Fe की उस टाइम उपसहसंयोजन संख्या 12 हो जाएगी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने उपसहसंयोजन संख्या के बारे में पढ़ा। उपसहसंयोजन संख्या बहुत ही सिंपल चीज है। लिगेंड जितने बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाता है, उन बॉन्ड्स की संख्या को ही उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। अगर लिगेंड एक दंतुक है तो जितने बॉन्ड बना रहा है वही उपसहसंयोजन संख्या होती है, और अगर लिगेंड द्विदंतुक या त्रिदंतुक होता है तो उसकी दंतुकता की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। द्विदंतुक है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रिदंतुक है तो 3 की कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कैसा भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।